वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने श्वसन के बारे में कुछ पढ़ा था और आज की क्लास में उससे थोड़ा सा आगे और स्टार्ट करेंगे। चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास आप लोगों को यहीं से मिलती है और अच्छी क्लास पर आप सबका अधिकार है। देखिए, श्वसन में हमने पढ़ा कि श्वसन की परिभाषा क्या है। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार ऑक्सीजन अंदर जाती है और किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यह प्रोसेस ऑक्सीजन का अंदर जाना इंस्पिरेशन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना एक्सपिरेशन कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो इन्हीं की चर्चा आज की क्लास में होगी। ध्यान से इस क्लास को आप देखेंगे, ठीक है ना, और पसंद आए ना तो लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या खास बात है कि श्वसन की क्रियाविधि में श्वसन में क्या होता है वो हम बात करेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आप अगर 12th क्लास में हैं तो इतनी ज्यादा स्टडी मटेरियल इसमें नहीं है। जो 10th क्लास में है उनके लिए सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है। देखिए क्या खास बात है, श्वसन में क्या होता है। सबसे पहले आप एग्जाम में प्रश्न आए कि श्वसन की क्रियाविधि लिखिए, श्वसन किस प्रकार से होता है समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न आए तो आंसर लिखें कि वायु नासा द्वार के अंदर आ जाती है। वायु बाहरी वातावरण से, वायु अपन नासा द्वार, ये नासा द्वार है, नासा द्वार के अंदर आती है, महीन बालों से निशंदित हो जाती है। वायु नासादार के से अंदर आती है, नासादार के अंदर आ जाती है, नासादार से होती हुई अंदर आ जाती है और महीन बालों से ये निशंदित हो जाती है। महीन बाल पाए जाते हैं अपने नासा गुहा में, नाक में महीन छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल वायु को क्या कर देते हैं, छान देते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, महीन बालों से निशंदित हो जाती है। वायु धूल मिट्टी आदि अशुद्धियों से रहित हो जाती है। वायु धूल मिट्टी आदि अशुद्धियों से रहित हो जाती है, श्लेष्मा की परत से चिपक जाती है। जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं ना, नासा गुहा में श्लेष्मा के की परत होती है, उस परत से ये चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर शुद्ध वायु जो होती है कंठ से होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। बड़े चलते फिरते घूमते फिरते इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। इतनी सी लाइन शुरू में लिखने वाली अच्छे शब्द आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि वायु नासा द्वार से अंदर आती है, महीन बालों से निशंदित हो जाती है, महीन बालों से निशंदित हो जाती है, धूल मिट्टी आदि अशुद्धियों से रहित हो जाती है और श्लेष्मा की परत से धूल मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध वायु जो होती है ना, कंठ से होते हुए फेफड़ों में चली जाती है। शुद्ध वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में चली जाती है। कंठ में उपस्थित उपास्थिल वलय, कंठ में क्या है, उपास्थिल वलय पाए जाते हैं। किस प्रकार के वलय पाए जाते हैं, उपास्थिल वलय पाए जाते हैं, जिससे वायु मार्ग जो होता है ना वह पिचकता नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उपास्थिल वलय किसमें पाए जाते हैं, अपने कंठ में क्या पाए जाते हैं, उपास्थिल वलय पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्या काम होता है, बताएंगे कि ये वायु मार्ग को पिचकने से बचाते हैं, निपतित होने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं ताकि ये जो नाल जो है पिचके नहीं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और देखेंगे कि वायु मार्ग जो होता है ना, उसकी खास बात इसमें आपकी किताब में वायु मार्ग लिख रखा है। वायु मार्ग श्वास नाल जिसको अपन कहेंगे। वायु मार्ग जो है फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी वायु मार्ग जो जैसे नाक से श्वसन नलिका जाएगी, फुफ्फुस में जाएगी, तो वायु मार्ग जो है फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। वायु मार्ग फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और ये नलिकाएं अंततः एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती हैं, जिसे कूपिका या एल्विओलाई कहते हैं, जिसे कूपिका या एल्विओलाई कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे ये बातें कि फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में वायु मार्ग विभाजित हो जाता है और ये नलिकाएं अंत में एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती हैं। इस गुब्बारे जैसी संरचना को कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कूपिका या एल्विओलाई कहते हैं। और कूपिका में ही ऑक्सीजन अंततः कूपिका में जाकर के रुकता है और ऑक्सीजन कूपिका से ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2
कूपिकाओं में ही अंदर आता है और फिर कूपिकाओं से फेफड़ों में जो बाहर निकल जाता है, फेफड़ों से होते हुए कूपिकाओं में ही O2 व CO2 का विनिमय होता है। ठीक है, कूपिकाओं की, ये कूपिकाओं का देखो नलिकाएं हैं, वायुनाल जो है छोटी छोटी शाखाओं में बट गई है, ये शाखाएं बट रही है, यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, अंततः कहां पर चला जाता है, इन कूपिकाओं में जाता है। ये कूपिकाएं किसमें पाई जाती है बच्चा? फेफड़ों में। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कूपिकाएं। यहां से जो होता है इन कूपिकाओं में O2 जो है, CO2 तो इसके अंदर आ जाता है और O2 जो होता है बाहर निकल जाता है। क्या खास बात होती है कूपिकाओं के बारे में? प्रश्न पूछ ले, कूपिकाएं किसे कहते हैं और इनका क्या कार्य है? आप क्या बताएंगे कि फुफ्फुस के अंदर वायुनाल छोटी छोटी नलिकाओं में, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये शाखाएं अंततः एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती हैं। इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को कूपिकाएं या एल्विओलाई कहते हैं। कूपिकाओं या एल्विओलाई में ही क्या होता है, O2 व CO2 का परिवहन होता है, आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। ये खास बात है, विनिमय होता है। कूपिकाओं में O2 व CO2 का क्या होता है बच्चा? विनिमय होता है। ठीक है, कूपिकाओं की विशेषताएं लिखिए। क्या लिखेंगे? कूपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। कूपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। दूसरी बात, कूपिकाएं एक श्वसन सतह उपलब्ध करवाती है जहां O2 व CO2 का विनिमय होता है, जहां O2 व CO2 का विनिमय होता है। प्रश्न पूछ ले, श्वसन सतह कहां पर उपलब्ध होती है? कूपिकाओं में। O2 व CO2 का विनिमय कहां होता है? कूपिकाओं में। कूपिकाओं की और क्या खास बात होती है? रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है इनमें। कूपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और इनकी सतह जो होती है हमेशा नम बनी रहती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये कूपिकाओं की विशेषताएं हैं। ठीक है, और देखेंगे भैया आगे कि इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपिरेशन कैसे होता है। इंस्पिरेशन अंतः श्वसन, ठीक है, और एक्सपिरेशन बहिः श्वसन। ऑक्सीजन का अंदर ग्रहण कैसे जाता है? ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालते हैं? ये प्रश्न आ जाए तो क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम की रेडियल पेशियां जो होती है उनमें संकुचन होता है। ये लिखना वाली बात अभी मैं बता रहा हूं आपसे, आगे तो लिखेंगे कैसे? सबसे बढ़िया आंसर है कैसे कि सबसे पहले डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन होता है। इस लाइन को लिखिए, सबसे पहले डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन होता है, जिससे नंबर 2 डायफ्राम जो होता है चपटा हो जाता है। दूसरी लाइन, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम चपटा हो गया, रेडियल पेशियों में संकुचन हो गया। अब अपनी जो पसलियां हैं बाहर की ओर या ऊपर की ओर क्या होती हैं? उठ जाती हैं। पसलियां बाहर या ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तीसरी बात है, अब इससे इन सब क्रियाओं से क्या है? डायफ्राम की रेडियल पेशियों के संकुचन से, डायफ्राम के चपटा होने से, पसलियां ऊपर की ओर या बाहर की ओर निकलने से क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, अंदर खाली जगह हो जाएगी काफी सारी, आयतन बढ़ जाएगा और अंदर का दाब कम हो जाएगा। और आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, आयतन बढ़ जाता ना तो दाब घट जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और वायु बाहरी वायुमंडल से, वायु जो होती है बाहरी वायुमंडल से कहां पर आ जाती है? फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चा? इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या क्या लाइन लिखनी है? सबसे पहले डायफ्राम की, डायफ्राम होता है उसके नीचे, डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन होता है। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन होगा। रेडियल पेशियों में संकुचन से फेफड़े क्या हो जाएगा? डायफ्राम चपटा हो जाएगा। डायफ्राम चपटा हो जाने से क्या होगा भाई? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। और क्या होगा? पसलियां भी बाहर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर आ जाएंगी, अंदर जगह काफी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो वक्ष गुहा में दाब घट जाता है और बाहर वायुमंडल में दाब क्या होगा बच्चा? अधिक होगा, जिससे वायु अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिक, दाब में अंतर के कारण। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? तो आप क्या बताएंगे? डायफ्राम की रेडियल पेशियां शिथिल हो जाती हैं। सर्वप्रथम रेडियल पेशियां संकुचित हो इतना वापस से ढीली हो जाएंगी और डायफ्राम वापस से किस प्रकार से हो जाएगा बच्चा? गुंबद के आकार का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गुंबद के आकार का हो जाएगा। पसलियां नीचे की ओर आ जाएंगी, पसलियां क्या हो जाएंगी? नीचे की ओर आ जाती हैं। उपरोक्त कारणों से वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है।
वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चा, दाब बढ़ जाएगा, फेफड़ों में दाब बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़ों से वायु बाहर की ओर चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, वायु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, एक्सपीरेशन कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना करके मैं समझा देता हूं, देखिए कैसे, कि मान लो इस प्रकार से अपना क्या होता है बच्चा, श्वसन तंत्र होता है, और ये यहां पर क्या है बच्चा, फेफड़े अपने इस प्रकार से फेफड़े होते हैं अपने शरीर में, ठीक है। और ये फेफड़े किससे कवर रहते हैं, किससे कवर रहते हैं बच्चा, ये फेफड़े रहते हैं भैया पसलियों से, इनके चारों तरफ क्या होती है, पसलियां होती हैं, ये फेफड़े होते हैं। और इन फेफड़ों में क्या होता है, यहां पर एक डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है, क्या होता है, ये डायफ्राम होता है। और डायफ्राम जो होगा, इसकी पेशियों को हम क्या कहते हैं, ये तो देखो फेफड़े हैं, क्या है बच्चा, फेफड़े, ये तो फेफड़े हैं, ये क्या है, डायफ्राम, क्या है बच्चा, डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, रेडियल पेशियां पाई जाती है। कौन सी पेशियां पाई जाती है बच्चा, रेडियल पेशियां पाई जाती है। अब क्या होगा, बाहर से अब हम क्या करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और निकालते क्या है, CO2 बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये डायफ्राम की रेडियल पेशियां जो होती है ना, वह क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। रेडियल पेशियां जो होती हैं, रेडियल पेशियां पाई जाती है डायफ्राम की, ये क्या हो जाती है, संकुचित होंगी। तो संकुचित होने पर डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चा, देखो इस प्रकार से एकदम चपटा हो जाएगा। ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। डायफ्राम चपटा हो गया, पहले कैसा था, डोम शेप था, लेकिन सबसे पहले क्या है, डायफ्राम क्या हो गया बच्चा, चपटा हो गया। चपटा हो गया तो देखो इससे क्या हो जाएगा, डायफ्राम चपटा होने से ये स्पेस जो है ना यहां पर बन जाएगा, वक्ष गुहा में स्पेस बढ़ जाएगा, यानी कि आयतन बढ़ जाएगा वक्ष गुहा का। क्या बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ जो पसलियां हैं, पसलियां क्या है, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। पसलियां ऊपर की ओर या बाहर की ओर उठ जाती हैं। पसलियां बाहर की ओर उठेंगी तो यहां पर खूब सारा आयतन हो गया। आयतन हो गया तो क्या हो गया, दाब घट गया। दाब अंदर की ओर दाब घट गया। बाहर क्या है, वायु का दाब अधिक होता है, बाहर दाब अधिक होता है। इसलिए O2 जैसे ये क्रिया होगी, O2 जो होती है कहां पर आ जाएगी, फेफड़ों में, कोशिकाओं में O2 आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में वापस से कि देखिए वापस से डायग्राम बना देते हैं अपन, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फेफड़े हैं और इसमें सिंपल सा अपना ये डायग्राम होता है फेफड़ों का, बना सकते हैं। और इन फेफड़ों में क्या है, रेडियल डायफ्राम होता है नीचे, और इनका जो डायफ्राम भी हम बना देते हैं। देखिए ये पहले क्या था, इस प्रकार से चपटा डायफ्राम था, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेशन होता है वापस से डोम शेप हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, गुंबद के आकार का डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, गुंबद के आकार का डायफ्राम कहते हैं। पहले इतना स्पेस था, लेकिन अब क्या है, छोटा सा स्पेस रह जाता है। स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पसलियां नीचे की ओर आ जाती हैं, नीचे की ओर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा भैया, अंदर आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम और दाब अधिक। दाब अधिक हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। इसलिए दाब अधिक होने से CO2 जो है ना, यहां बाहर दाब कम रहेगा, CO2 जो है वह बाहर की ओर निकल जाएगी। बाहर की ओर क्या निकल जाएगी, CO2 जो फेफड़ों में CO2 आई थी वह बाहर की ओर निकल जाएगी। ये स्थिति होती है इंस्पिरेशन में। ये स्थिति किसमें होती है बच्चा, इंस्पिरेशन में। और यह स्थिति होती है एक्सपीरेशन में, बहिःश्वसन में और अंतःश्वसन में, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करना इंस्पिरेशन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना एक्सपिरेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम की रेडियल पेशियां जो होती है शिथिलित हो जाती है वापस से, तो फिर वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया। ये देखो यहाँ तो आयतन अधिक है
और यहाँ आयतन कम हो गया, पसलियां भी वापस नीचे आ गई, इसलिए यहाँ का टोटल कुल मिला के आयतन कम हो गया। आयतन कम हो जाएगा ना तो दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने से फेफड़ों में जो CO2 थी वह बाहर की ओर निकल जाएगी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम जो डोम शेप था, गुंबद के आकार का डायफ्राम था, वह चपटा हो गया। चपटा हो गया ये काम। दूसरा, पसलियां बाहर की ओर निकल गई। पसलियां दोनों कारणों से क्या हुआ कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया तो वक्ष गुहा में दाब कम हो गया, और अंदर तो फेफड़ों के अंदर दाब कम हो गया, बाहर दाब अधिक है, इसलिए वायु जो है अंदर फेफड़ों में आ जाती है। ये हो गया इंस्पिरेशन। यहां पर ये वापस से डोम शेप हुआ और पसलियां नीचे की ओर आई। पहला काम यह हुआ कि रेडियल पेशियों में शिथिलन हुआ, तो वापस से ये डोम शेप हो गया, ठीक है, और पसलियां नीचे की ओर आ गई। आयतन वक्ष गुहा का कम हो गया और दाब बढ़ गया, ठीक है, दाब बढ़ गया और आयतन कम हो गया, जिससे अंदर दाब अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली गई। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। तो इंस्पिरेशन व एक्सपिरेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी भैया? क्या ध्यान में रखें कि ध्यान में रखें, ये पॉइंट भी अब देखेंगे कि एकोशिकीय जीव जो होता है ना, उनमें क्या होता है? O2 व CO2 का विनिमय विसरण द्वारा हो जाता है। एक कोशिका से बना जीव है, विनिमय जो होता है O2 व CO2 के द्वारा हो जाता है। विसरण द्वारा O2 व CO2 का विनिमय किसके द्वारा हो जाता है? विसरण के द्वारा हो जाता है। लेकिन बड़े आकार के जीव जो होते हैं उनमें प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचना है। मेरे जैसे बड़े आकार का, हाथी जैसे बड़े आकार का, जिराफ जैसे बड़े आकार का है, कोई भी प्राणी जो एक कोशिका से अगर बड़ा है तो वह बड़े आकार का प्राणी है। उसमें सिंपल विसरण क्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। तो क्या खास बात है? खास बात यह है कि इन प्राणियों में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं बच्चा? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन जो होगा ना, वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अपने साथ ऑक्सीजन जोड़ लेता है, फिर ले जाता है रुधिर के साथ, ठीक है। इस ऑक्सीजन, इसकी O2 के साथ उच्च बंधुता होती है। इसकी श्वसन वर्णक जो होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता होती है, उच्च बहुत अधिक गहन दृढ़ता से ये जुड़ता है, फटाफट जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेता है। कौन? श्वसन वर्णक। उस श्वसन वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। कौन सा है बच्चा? हीमोग्लोबिन होता है। और CO2 जल में विलय होता है तथा इसका परिवहन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो जल में विलय होता है और इसका परिवहन विलय रूप में करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि क्या एक कोशिकीय जीव होता है उसमें O2 व CO2 का विनिमय विसरण द्वारा होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं या जिनके आकार बड़ा होता है उसमें विसरण सफिशिएंट नहीं है। वहां उनके शरीर में, उनके रुधिर में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता बहुत अधिक होती है। वो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, फटाफट जोड़ सकता है, ठीक है। इसलिए वह ऑक्सीजन का परिवहन विसरण के द्वारा नहीं होकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ करके प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। अब प्रश्न ये पूछ लेते हैं आप लोगों से कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ध्यान से सुनना, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या श्वसन वर्णक नहीं होता तो क्या होता? बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनेंगे पहले कि यदि Hb नहीं होता तो, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता? फेफड़ों से, फेफड़े जो होते हैं ना, वही ऑक्सीजन फेफड़ों में आएगा। फेफड़ों से ऑक्सीजन कहां तक जाने में? अपने पैर के अंगूठे तक जाने में 3 वर्ष का समय लेता है। फेफड़ों से अंगूठे तक O2 को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता। 3 वर्ष में वह पहुंचता। अपन क्या काम करते? ऑक्सीजन फेफड़ों से अंगूठे तक 3 वर्ष लगा देता पहुंचने में। और क्योंकि O2 क्या है? किसके द्वारा गति करता? विसरण द्वारा गति करता, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता। लेकिन Hb जो होता है, अगर हीमोग्लोबिन है तो इसका क्या फायदा है?
हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रुधिर के साथ तीव्रता से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, और रुधिर के साथ तीव्रता से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो होता है हमें ऑक्सीजन की सप्लाई तीव्र गति से करवाता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हम इतने शक्तिशाली, इतने चंचल और इतने गतिशील नहीं होते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।